हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 का पेपर और उसका सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में क्या है। ए पार्ट ये रहा। A random sample of 700 units from a large consignment showed that 200 were damaged। मतलब 700 में से 200 जो था वो क्या है, डैमेज्ड है। 700 में से 200 क्या है, डैमेज्ड है। एस्टिमेट द ट्रू एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज्ड यूनिट्स इन द कंसाइनमेंट इन अ वे दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ डैमेज्ड यूनिट्स का दिस वन। ठीक है, इसमें निकालना क्या, एस्टिमेट द ट्रू एवरेज प्रोपोर्शन। अच्छा, ट्रू एवरेज प्रोपोर्शन का क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, वही निकालना है हम लोगों को। अगर सैंपल का प्रोपोर्शन अगर 200/700 आ रहा है तो पॉपुलेशन में ये प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए व्हेन वी आर अबाउट 95% कॉन्फिडेंट। तो चलो निकालते हैं इसको। देखो डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले तो P दिया हुआ है 200/700, दैट इज इक्वल टू 2/7। N है हमारा, सैंपल साइज है 700। अब कौन सा निकालना चाहिए प्रोपोर्शन में, दो टाइप का कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने पढ़ा था। एक तो ट्रेडिशनल कॉन्फिडेंस इंटरवल और एक था स्कोर सीआई। याद आ रहा है आपको, ट्रेडिशनल और स्कोर सीआई। ट्रेडिशनल यूज करने का कंडीशन होता है कि एनपी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और एन क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखते बच्चे कि क्या आ रहा है, एन है, एन इंटू पी निकालेंगे तो एन इज 700 इंटू 2/7 ही कर लो, चलो कोई बात नहीं। 7 से 100 गया, ये आ गया 200। 200 तो काफी बड़ा है, किससे, 10 से बड़ा है। तो खाली एनपी से डिसाइड नहीं होगा, एनक्यू भी निकालना पड़ेगा। चलो भाई एनक्यू भी निकाल लेते हैं। एनक्यू निकालेंगे तो एन इज 700 और क्यू निकालेंगे तो 5/7, ये भी 500 आ गया, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। तो वी विल फाइंड, वी नीड ट्रेडिशनल सीआई, नहीं तो फिर स्कोर वाला आ जाता जो कि काफी बड़ा होता है, ट्रेडिशनल सी आई। ट्रेडिशनल सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, वही सिंपल वाला, पी लाइज बिटवीन पी हैट प्लस जेड। जो भी जेड निकालते हैं अल्फा/2 करके ही निकलेगा ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं तो। और रूट अंडर पी हैट क्यू हैट बाई एन, और इधर आ जाएगा पी हैट माइनस जेड रूट अंडर पी हैट क्यू हैट बाई एन। तो चलो निकालते हैं। पी लाइज बिटवीन, पी लाइज बिटवीन पी हैट इज 2/7, जेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो जेड कितना हो जाएगा 1.96। और जेड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एन है 700 जो कि काफी काफी बड़ा है, किससे, 30 से। तो 1.96 यहाँ आ जाएगा। रूट अंडर पी हैट इज 2/7, क्यू हैट इज 5/7 एंड एन इज 700। वही सेम चीज इधर माइनस में आ जाएगा, 2/7 माइनस 1.96, 2/7 इंटू 5/7/700। अब ये निकाल लोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, 7 का बी। 7 के बी में रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैग्स, जल्दी से आप अपने नोटबुक में लिख लो, n इज इक्वल टू 10 ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स गिव्स अ सैंपल मीन ऑफ 40 kg, म्यू इज 40 kg एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6 kg। इफ द, ये तीनों डेटा लिख लिया आपने, n इज इक्वल टू 10, म्यू इज इक्वल टू 40 kg, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 6। इफ द इन्वेस्टिगेटर सर्वेइंग these bags wants to be 99% confident that the population mean weight does not exceed D। ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं निकालना है। डज नॉट एक्सीड डी का मतलब है अपर लिमिट निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, लोअर लिमिट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। व्हाट वुड डी बी, मतलब क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया है। अब बच्चे अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन को नहीं समझा ढंग से, वो लोअर लिमिट क्यों निकाल रहा है जब यहाँ पे सिर्फ अपर लिमिट के बारे में पूछा गया, अपर लिमिट इज डी। तो खाली अपर लिमिट का ही हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। डेटा कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 10, मीन इज इक्वल टू 40। ऐसे क्वेश्चन ना मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें बस दिमाग लगाना होता है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर काम बहुत कम करना पड़ता है, राइटिंग कम, कैलकुलेशन कम। ठीक है, तो ये अच्छा रहता है।
अब बताओ इसमें n इज इक्वल टू 10 है और कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है कि वेदर इट इज नॉर्मल? कहीं नहीं, मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा, एज्यूम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल। अच्छा, पॉपुलेशन अगर नॉर्मल है तो तब तो फिर 10 बैग्स के लिए हम लोग क्या ये भी यूज कर सकते हैं, जेड भी यूज कर सकते हैं। तो जेड भी यूज कर सकते हैं, वी यूज जेड एज पॉपुलेशन इज गिवन टू बी नॉर्मल। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से छोटा सैंपल साइज भी लिया गया है तो भी हम लोग जेड यूज कर सकते हैं। अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट इज इक्वल टू मीन प्लस जेड इंटू सिग्मा बाई रूट एन। तो यह जगह मीन इज 40 प्लस जेड कितना 95% निकालना है ना। अल्फा कितना गिवन था? कुछ भी नहीं याद रखते हो आप लोग। अल्फा 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 99% कॉन्फिडेंट दिख गया। तो 99% कॉन्फिडेंट में जेड की वैल्यू हो जाती है 2.58। तो यहाँ पे डाल देंगे 2.58। याद है ना तीनों वैल्यू? बताओ 90% के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में टू साइडेड में जेड इज इक्वल टू कितना आता है? 1.65। 95% में हम लोग जेड की वैल्यू कितनी यूज करते हैं? 1.96। और 99% ये तीनों बहुत स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं 2.58, इसलिए इन तीनों की वैल्यू तो लर्न हो जाती है। बाकी अगर किसी का पूछा जाएगा तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। 2.5 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन इज 6 बाई रूट एन रूट 10 आ जाएगा आपका अपर लिमिट। यही हो जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है, ये था हमारा 7 का बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अभी तक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हुआ नहीं, अभी तक हम लोग चैप्टर 7 में ही अटके पड़े हैं। इन अ सर्टेन टाइप ऑफ डिस्कलरेंट, 8 का ए देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन that is to be used as a reactant have a pH of exactly 8.20. A method for determining pH that is, अच्छा ये जो है exactly 8.20 मतलब ये म्यू है, आप लिख लें अपने नोटबुक में, म्यू is equal to 8.20. A method for determining pH that is available for solution of this type is known to give a measurement that are normally distributed. चलो normally distributed दिया हुआ है with a mean equal to actual pH with a standard deviation of this one. ठीक है, standard deviation भी दिया हुआ है। सपोज 10 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स यील्डेड द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज। अब पता है इन सारे वैल्यूज का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालना पड़ेगा। इन सारे वैल्यूज का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पीएच दैट इज अवेलेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप इज नोन टू गिव मेजरमेंट दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन इक्वल टू इट्स एक्चुअल पीएच इन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 0.02। ठीक है, तो विच टेस्ट स्टैटिस्टिक वुड बी यूज्ड एंड व्हाई? तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? जरा पढ़ लो एक बार फिर से। डेट इज अवेलेबल फॉर सॉल्यूशन दिस सपोज 10, कहीं नहीं दिया हुआ है। और n इज इक्वल टू 10 है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन एट द अल्फा इज इक्वल टू 0.10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच? पी वैल्यू अप्रोच इसे हम लोगों को निकालना है। इसे मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कहीं नहीं दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये रहा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है of this type is known to give measurement that are normally distributed। तो अगर n छोटा है तो वहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? जेड यूज कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 10, म्यू दिया हुआ है 8.20, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 0.02। ठीक है, अब जितने भी मीन दिए हुए हैं x की वैल्यूज दी हुई है ना, 10 वैल्यूज, इन सबको रख देना है और उन सब का समेशन करके और मीन आ जाएगा हमारे पास समेशन x बाई एन यानी 10। मीन सपोज करो आ गया 8.179 और स्टैंडर्ड डिवीजन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसका भी सम कर लेंगे, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का सम, ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि लिखा हुआ है कि
व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन एट द अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब उनका क्या है, कुछ क्लेम वगैरह है क्या? मेथड फॉर डिटरमाइनिंग दिस वन। अच्छा, in a certain type of discolorant it is very important that a particular solution is that is to be used as a reactant have a pH value exactly 8.20 होना चाहिए। उन्होंने कहा उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि exactly 8.20 होना चाहिए। तो कौन सा हम लोग यहाँ पे टेस्ट यूज करेंगे? टू टेल्ड टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली के लिए दो स्टेटमेंट बनेगा, एक लेस देन का और एक ग्रेटर देन का। तो टू टेल्ड यूज करेंगे एंड फिर देखना है कि ये उनका स्पेसिफिकेशन मेट करता है या नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही क्वेश्चन आ गया। तो एच नॉट बनेगा म्यू इज इक्वल टू 8.2, एच ए बनेगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 8.2। जेड कैलकुलेटेड निकालेंगे, मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। ये आ गया 8.179 माइनस म्यू कितना लेंगे? 8.2। ये तो आपको पता है ना, यही वाला म्यू लेते हैं। सपोज करो कि स्टैंडर्ड डेविएशन वही आ गया जो यहाँ गिवन है। सपोज करो, अभी हमने सपोज कर लिया, कैलकुलेशन नहीं की है। जो आएगा आपको वही यूज़ करना है, 0.02 बाई रूट एन, यानी कि रूट कितना? 10। ये आ गया -3.32। अब जेड क्रिटिकल निकालना है, तो फॉर एल्फा इज इक्वल टू 0.10, जेड कितना आएगा? 1.65। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, this is minus 1.65 and this is 1.65. This is our rejection region and this is also our rejection region, and our minus this value lies here, minus 3.32. So H naught is H naught is rejected. H naught को रिजेक्ट करेंगे तो उनका स्पेसिफिकेशन मेट नहीं हो रहा है। So the requirement is not up to the mark। अप टू द मार्क नहीं है, वो कुछ उससे डिफरेंट होगा जरूर। समझ में आई बात? अब है बी पार्ट, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। देखिए जरा। यूजिंग द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन लेबर टाइम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, इस बार अब दो दो सैंपल का है क्या? सैंपल मीन, अच्छा नहीं, एक ही सैंपल का है। सैंपल साइज है 52, इसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। सैंपल मीन है 1.86462, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.24992 और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये दिया हुआ है। अब इनका कहना है डिसाइड वेदर और नॉट रिजेक्ट एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 1.6 इन फेवर ऑफ व्हाट? h1 इज इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू 1.6, अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये h1 का मतलब क्या है? एच नॉट तो नल होता है और h1 जो होता है वो ऑल्टरनेट होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.10। तो सीधा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है, तो बहुत क्विक डिसीजन हो जाएगा। सीधा देखेंगे कि जो हमारी सैंपल वैल्यू आई है मीन की, वो इस इंटरवल में लाई करती है या नहीं। तो देखो, तो n इज इक्वल टू 52 है, मीन इज इक्वल टू है 1.86462, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.24992 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 1.574.2.155। तो देखो यहाँ पर एच नॉट बनेगा म्यू इज इक्वल टू 1.6। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। एच ए बनेगा, या H1 लिख लो, म्यू इज नॉट इक्वल टू 1.6, अल्फा इज इक्वल टू 0.10। तो जेड जो कैलकुलेटेड निकलेगा वो निकलेगा मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। तो मीन इज 1.86462 माइनस म्यू इज 1.6। ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, ये अप्रोच नहीं करना, इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, उसके बेसिस पे निकालना है। तो सीधा कहेंगे कि 1.8 सिंस 1.86462 लाइज बिटवीन 1.574 2.155, तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन रीजन में नहीं लाई किया, कहीं यहाँ पे लाई कर गया। तो H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड। ये तो पता है ना कि नॉट रिजेक्टेड क्यों लिखते हैं, एक्सेप्टेड क्यों नहीं लिखते? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहता है कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले हमें हर पैरामीटर पर उसे चेक करना होता है। अब जो पूरा 100% पैरामीटर पे सही उतरा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है कि हर चीज़ आपका 100% हो जाए। तब फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉट रिजेक्टेड वाला केस लगाते हैं कि भैया इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ठीक ठाक है तो चलो रिजेक्ट नहीं करेंगे,
इसलिए स्टैट्स में कभी भी एक्सेप्टेड वर्ड इतना ब्लैंकली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग नॉट रिजेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, व्हाट इज योर डिसीजन इन पार्ट 1 इफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अब अगर 0.05 हो जाए तब क्या हो जाएगा, ये तो 90% का दिया हुआ है ना, 90% का दिया हुआ है जिसमें अल्फा कितना था 0.10। अब आते हैं वापस, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना अल्फा था 0.10, अल्फा बाई टू 0.05, इसलिए हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल से बात कर ली क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 90% वाला था। लेकिन अब सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है कि अब वही अल्फा नहीं रह गया, अब अल्फा कितना आ गया है 0.05 हो गया है। अब अल्फा के बदलते अब वो कॉन्फिडेंस इंटरवल तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं, तो अब हमें नए तरीके से निकालना होगा। तो जो हम लोग कर रहे थे वही करेंगे, जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन बाय रूट एन। तो कितना आ जाएगा, मीन 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 इज 1.86462 minus 1.6. What is standard deviation? Standard deviation is 1.24992 divided by what is n? N is 52. इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ये आ गया 1.52, ठीक है। अब फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05, जेड इज इक्वल टू 1.96, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी हो रही है, this is minus 1.96 and this is 1.96, this is our rejection reason and this one is also our rejection reason। 1.52 तो एक्सेप्टेंस वाले रीजन में लाई कर जा रहा है, सॉरी 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 एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, डू नॉट रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है। सो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, ठीक है। और उसमें भी क्या था, उसमें भी चलो 90% वाले में भी नॉट रिजेक्टेड था। ये हमारा ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि एक में आ गया तो दूसरे में भी नॉट रिजेक्टेड आएगा, अलग अलग अल्फा के लिए अलग अलग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ये सेकंड पार्ट हमने कर लिया, अल्फा के चेंज होते ही अब हमें मेथड को बदलना पड़ेगा। अब थर्ड है, बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट फॉर टू साइडेड ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बच्चे आप इसको लैंग्वेज में पूरा बना करके लिख सकते हो, टू साइडेड और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, थ्योरी ऑफ वन। अब आपको लिखना क्या है कि टू साइडेड में वॉट एवर एक्स इज कमिंग, जो भी पैरामीटर हमारा सैंपल का आ रहा है वैल्यू, we check whether the sample statistic lies in the confidence interval for the given value of alpha or not. If it belongs to the interval, then we say that our h naught our z जो भी है test statistic lies in the do not rejection region, hence h naught is not rejected। ये पूरा आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। चलो थ्योरी भी मिल गया लिखने को, लेकिन थ्योरी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब पूछो क्यों, क्योंकि थ्योरी में कुछ ना कुछ बच्चे गलती करेंगे और टीचर मार्क्स काटेगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं होता है, अगर आपने लिखा है तो फुल के फुल मिलेंगे आपको। हम 9 के ए में आ जाओ, लेकिन अगर ऐसी छोटी मोटी थ्योरी पड़ जाए और आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया तब उसको कटम कटम मत करना, कर ही देना थ्योरी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ध्यान से देखो। इट इज डिजायर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 30 मिनट्स अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन 30। लेस देन 30 में बच्चे कौन सा टेस्ट यूज होगा, जल्दी बताओ मुझे। यस, लोअर टेल्ड टेस्ट बोलते हैं या फिर लेफ्ट टेल्ड टेस्ट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन बाय अ न्यूली डेवलप्ड ओवन फॉर एन इज इक्वल टू कितना, बेक्ड केक्स। अच्छा इसमें नहीं आ पाया पीडीएफ में, हम आपको देख करके बुक से वैल्यू बता देंगे। द पॉपुलेशन हैज सिग्मा इज इक्वल टू 5 मिनट्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स मस्ट द नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर यानी अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है तब। तो कौन से x के लिए जो है वो रिजेक्टेड होगा, मतलब x का बाउंड्री पॉइंट हमें निकालना है। चैप्टर 8 में एक पेंट वाला क्वेश्चन हमने किया था, ड्राइंग टाइम ऑफ पेंट वाला, उसमें सी निकाला था, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो 9 के ए में एच नॉट हो गया म्यू इज इक्वल टू 30, एच ए हो गया म्यू इज लेस देन 30, एन हो गया 50, सिग्मा हो गया 5। एन 50 था जो कि कट गया था हमारा पीडीएफ में,
अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है। अब लेफ्ट टेल टेस्ट में अगर अल्फा हमारा 0.05 है तो ये टू टेल्ड का कौन सा हो गया, 90% के इक्विवेलेंट हो गया, तो जेड विल बी -1.65। अब जेड निकालेंगे तो जेड आ जाएगा मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। और ये रिजेक्टेड कब होगा, रिजेक्टेड इफ जेड इज लेस देन -1.65। तो मीन -30 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5 अपॉन रूट एन इज 50 इज लेस देन -1.65। इससे क्या निकलेगा, मीन का रीजन निकलेगा कि इससे नीचे तक रिजेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर रिजेक्शन नहीं होगा। तो मीन पूरा सॉल्व करके आएगा, ये उधर जाएगा -1.65 इंटू 5 अपॉन रूट 50 और 30 जा करके ऐड हो जाएगा। तो मीन विल बी लेस देन, पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है ये 30, करना पड़ेगा, कैलकुलेटर है करो, 1.65 इंटू 5 डिवाइडेड बाय रूट 50। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसलिए सीधा निकाल लेते हैं, 1.166726 -30, ये आ गया मीन इज लेस देन 28.83। यानी अगर इससे कम रहेगा तब तक रिजेक्शन होगा, इवन इज इक्वल टू पे भी रिजेक्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या कॉन्फिडेंस इंटरवल में लेते हैं ना तो इस पे इज इक्वल टू छोड़ दो। अब ये वैल्यू हमारा बाउंड्री पॉइंट है, इससे और इसके ऊपर रिजेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स मस्ट द नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड, तो हम लिख देंगे कि नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड फॉर दिस वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 9 का बी पार्ट। 9 के बी पार्ट में है, बी पार्ट में environment experts need to be able to detect small amounts of pollutants in the environment, which usually shows average lead content in the water to be 2.25 माइक्रोग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में कितना माइक्रोग्राम है पॉल्यूटेंट, वो लोग मेजर कर रहे हैं। और पॉल्यूटेंट्स इन विच यूजुअली शोज एवरेज लीड कंटेंट इन द वाटर, मतलब ये हमारा म्यू हो गया। However, experts express concern about spiked concentration of lead in the water. As a check on current capabilities, measurements of lead content are taken from 12 water specimens. 12 है, n का वैल्यू हो गया 12, और ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है और अभी तक कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, whether it is normal or not। देख लो, फिर से पढ़ दे। Environment experts seem to be able to detect small amounts of pollutant in the environment, which usually shows average lead content in the water to be this. However, experts express concern about spike। देखो देखो कहीं भी नहीं है, as a check on current capabilities, measurement of lead content हो गया, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है नॉर्मल। तो ये 12 का पूरा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा और टी डिस्ट्रीब्यूशन आगे चल करके यूज करना पड़ेगा, इसका भी आइडिया हमें लग गया है। Is there strong enough evidence to support the concern of the experts? अब एक्सपर्ट्स के कंसर्न को हमें चेक करना है कि हाँ भाई सही में यहाँ पर पॉल्यूटेंट है या नहीं। कंडक्ट द टेस्ट एट 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब भाई इसमें दिक्कत नहीं होगी 0.025 में, क्योंकि ये लेफ्ट टेल्ड है, वो टू टेल्ड के 5% वाले के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पर टी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जेड तो यूज करेंगे नहीं। अब करें इस क्वेश्चन को, करते हैं। सबसे पहले जो हमें x दिया हुआ है ना, 12 जो वैल्यूज दी हुई हैं, 12 वैल्यूज, उन सब का सम करके x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, और फिर मीन निकालेंगे समेशन x बाई एन, जो कि आ जाएगा 2.567, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो कि आ जाएगा रूट अंडर समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, यानी कि 12 माइनस 1 11 से डिवाइड करेंगे, ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 0.328। क्लियर? अब इन्होंने कहा कि नल हाइपोथेसिस, अब ये मैंने इतनी आसानी से लिख दिया क्लियर, लेकिन आपको करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू मैंने पहले से निकाला हुआ इसलिए मैंने लिख दिया, म्यू इज इक्वल टू 2.25, एच ए जो है म्यू इज ग्रेटर देन 2.25। तो जब स्पाइक्ड होगा पॉल्यूटेंट का अमाउंट,
तब म्यू विल बी ग्रेटर देन 2.25। इसको हमने ऑल्टरनेट में एज्यूम कर लिया इस स्टेटमेंट को। क्लियर? अब टी निकालेंगे। टी क्यों निकालेंगे? बिकॉज n इज लेस देन 30, 12 is less than 30, so we use T distribution। T निकालेंगे। T will be फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखने वाली वैल्यू बदल जाती है। मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन बाय रूट n। मीन इज हाउ मच? We have already calculated mean is 2.567, so write down here 2.567 minus mu, mu is 2.25 upon standard deviation is 0.328 by root n is 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा टी हमारा, टी आ गया 3.35। अब ध्यान देना, ये लेफ्ट टेल टेस्ट था ना, लेस देन लेफ्ट टेल टेस्ट था, तो ये पूरा का पूरा 0.025 था। ठीक है, लेस देन का था। अब टी तो हमेशा राइट वाले के लिए आपके बुक में दे रखा है, तो राइट वाले से हम लोग टी निकाल लेंगे। तो टी की वैल्यू आ जाएगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 12 माइनस 1 यानी कि 11 और अल्फा इज इक्वल टू 0.025। तो टी आ गया 2.228। तो दिस इज 2.228 और हमारी जो टी आई है वो आई है 3 पॉइंट समथिंग, 3.35। ठीक है, इसका मतलब है कि टी जो है वो बड़ा है। हम इसको इक्विवेलेंट बना देंगे राइट टेल्ड टेस्ट में। क्यों? क्योंकि बुक में जो वैल्यूज दी होती है ना, वो राइट टेल्ड के अकॉर्डिंग दी होती है। तो राइट टेल्ड में अगर हम इधर पूरा का पूरा 0.025 डाल देंगे तो दिस विल बी टी इज इक्वल टू 2.228 और हमारा जो टी है वो कितना है? टी इज 3.35। सो एच नॉट इज रिजेक्टेड। पता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ? जनरली हम लोग जो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना अपने बुक में या कहीं भी असाइनमेंट में पीपी में, तो उसमें हर जगह लेफ्ट हैंड टेस्ट में, अच्छा देखो हो गया, ये ग्रेटर देन है तो राइट टेल्ड यूज होगा ना, राइट टेल्ड टेस्ट यूज होगा, तब तो बिल्कुल सही है। क्योंकि लेफ्ट टेल्ड टेस्ट में ना नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो वही मुझे ये लग गया कि ये नेगेटिव क्यों नहीं आया। 3.35 तो बिल्कुल सही है, ये राइट टेल्ड टेस्ट है। और तो एच नॉट इज रिजेक्टेड। जनरली ये बात कर रहे थे हम लोग कि लेफ्ट टेल टेस्ट में ना ये चीज़ नेगेटिव आती है। यहाँ नहीं आ रहा था तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फिर जब मैंने जाकर के चेक किया तो ये राइट टेल टेस्ट ही था, क्योंकि ग्रेटर देन में राइट टेल लगता है। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये 9th का हो गया बी पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 के ए पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, चलो देखें। टेन का ए पार्ट, breakthroughs by one research group result in the summary statistics for stress of synthetic silk fibers where x bar and y bar। चलो ये नाइन्थ चैप्टर का हो गया, समझ में आ गया। टू सैंपल का है। आर द सैंपल मीन्स फॉर ऑल लार्ज डायमीटर रिस्पेक्टिवली S1 S2 आर द रिस्पेक्टिव सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस। देखो, स्मॉल डायमीटर वाले में साइज लिया 7, लार्ज डायमीटर वाले में साइज लिया 6, दोनों का दे रखा है डेटा। तो हम लोग भी लिख लेंगे अपने नोटबुक में, यूज द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी अल्फा इज टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है टू टेस्ट द क्लेम। अब उनका क्लेम क्या है? दैट द मीन स्ट्रेस इज लार्जेस्ट फॉर द डायमीटर, ये स्मॉल होगा, कट गया है, लेकिन लास्ट में आप देखो ना एल दिख रहा है, तो लार्ज में तो लास्ट में एल आता नहीं है। स्मॉल डायमीटर फाइबर्स assume that both sampled populations have normal distributions from and the same variance। मतलब ये दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिसका वेरिएंस क्या है? सेम है। चलो अच्छी बात है। मतलब ये सिंपल सा हमें चेक करना है कि क्या स्मॉल वाले का मीन स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा है। स्मॉल वाले का मतलब फर्स्ट का क्या सेकंड से ज़्यादा है? फर्स्ट वाले में स्मॉल लिया हुआ है ना, तो फर्स्ट वाले का जो है वो एवरेज ज़्यादा है क्या सेकंड वाले से? मीन स्ट्रेस यानी एवरेज को चेक करना है। समझ में आ गया? फर्स्ट वाला का क्या ज़्यादा है सेकंड वाले से, यानी एच नॉट हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट वाला क्या, ये देखो फर्स्ट वाला ज़्यादा, इसमें तो खैर इज इक्वल टू लगाते हैं ना,
μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। और अगर फर्स्ट वाला ज़्यादा होगा सेकेंड वाले से तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। तो एच ए में बनेगा μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। अब डेटा क्या क्या दिया हुआ उसको लिखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 7, x1 बार इज इक्वल टू 12.3, s1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 6, x2 बार इज इक्वल टू 90, s2 इज इक्वल टू 21। ये स्मॉल डायमीटर वालों का डेटा है, ये लार्ज डायमीटर वालों का डेटा है। नल हाइपोथेसिस तो बन गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, वेदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट। टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, टी आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार माइनस 0 नल वाला, और नीचे में आ जाएगा सेम स्टैंडर्ड डिविएशन से है तो एस पी बाई रूट अंडर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। ठीक है, और एस पी कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर n1 माइनस 1, ये पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन लगा रहे हैं ना, n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2, यह आ गया 17.92। तो इसको यूज़ कर देंगे, t इज इक्वल टू 123 माइनस 90 अपॉन में 17.98 जो आया है, और एक में 1/6 1/7 इज इक्वल टू 3.76। अल्फा कितना गिवन था, अल्फा था 0.05। न्यू कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी 6 प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 11। 11 के लिए देखा तो t कितना आ गया, t हो गया 0.05। टू टेल्ड है या सिंगल टेल्ड है, सिंगल टेल्ड है, तो इतना ही रखेंगे, कॉमा 11 इज इक्वल टू आ गया हमारा t कितना आया 1.796। तो ऐसा हो रहा है, दिस इज 1.796, दिस इज 0.05, और हमारा जो t आ रहा है वो कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू 3.75। तो एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो उनका क्लेम जो है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। सो यस फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, उनका क्लेम क्या है, सही है। एच नॉट का क्लेम रिजेक्ट हुआ है, यानी एच ए का क्लेम जो है वो सही हो गया। ये था हमारा 10 का ए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10 के बी की तरफ। 10 के बी में है, डेटा इंडिकेट्स दैट दी variance of measurement made through stampings by experienced quality control inspector is 0.18 inch square। variance है ये, such measurements made by an unexperienced inspector could have too large of variance, perhaps because of inability to read instruments properly, or too small of variance, perhaps because usually high or low measurement are discarded। If a new inspector measures 31 sampling with a variance of 0.139, test at this one whether the inspector is making satisfactory measurement, assume normality। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें एज्यूम करना है। तो इसमें ये देखना है कि अगर सैंपल वेरिएंस हमारा 0.13, ये सैंपल वेरिएंस है, 0.139 आया है, तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस 0.18 के इक्वल है या फिर डिफरेंट है, ये हमें चेक करना है। यानी ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया टू टेल्ड टाइप का, और वो भी वेरिएंस के ऊपर, वो भी वेरिएंस के ऊपर। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पर एच नॉट बनेगा वेरिएंस इज इक्वल टू 0.18, एच ए बनेगा वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू 0.18। अगर सैंपल वेरिएंस जो है वो है 0.139, तो क्या ये 0.18 हो जाएगा पॉपुलेशन में जाकर के, यही तो चेक करना है हमें। एन इज इक्वल टू कितना है 31। तो यहाँ पर बच्चे वेरिएंस के कंपैरिजन के लिए, वेरिएंस के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर जो है वो कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। n माइनस 1 कितना है 31 माइनस 1, और एस स्क्वायर कितना है 0.139 बाई सिग्मा स्क्वायर कितना है 0.18। तो ये निकल जाएगा हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकल जाएगा।
तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है वो मैंने निकाल लिया, तो ये दिस इज 21.67। अब आपको निकालना है फॉर एल्फा इज इक्वल टू 0.05, न्यू इज इक्वल टू 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक तो काई स्क्वायर निकालना है अल्फा बाई 2 और न्यू, एक निकालना है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 और न्यू। तो काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 यानी कि 0.025 और न्यू, न्यू का मतलब है 30, ये आ रहा है 16.79। और काई स्क्वायर 1 माइनस दिस तो 0.975, 30 इज इक्वल टू आ रहा है 46.38। तो आपको पता है ना कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। दिस वन इज काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 और न्यू, दिस इज काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 और न्यू। तो ये वाला लेवल जो है ये है हमारा 16.79 एंड दिस वन इज 46.38। और हमारा काई स्क्वायर कितना है कैलकुलेटेड वाला 21.67। ये बीच में लाई करेगा या कहीं और? बिल्कुल बीच में लाई करेगा 21.67। सो एच नॉट इज व्हाट? नॉट रिजेक्टेड। एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड का मतलब है कि हाँ जी, अगर हम सैंपल में अगर वेरिएंस हमारा 0.139 आ रहा है, तो अगर पॉपुलेशन पे लेते जाए, साइज बढ़ाते चले जाएं, तो एक समय पे ये 0.18 भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सो पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू 0.18, सही है। ये था 10 का बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ए पे। 11 का ए, आओ देखते हैं कि क्या है इसमें। 11 का ए, 11 का ए, 11 का ए, वेयर इज, हाँ मिल गया। A researcher group is making great advances using a new type of anode and they claim that the mean life is greater than this one. मतलब alternate में चला जाएगा ये, mu is greater than 1600 recharge cycles. To support this claim, they create 50 new batteries, n is equal to लिख लो 50 new batteries and subject them to recharge cycles until they fail. The claim will be established if the sample mean lifetime is greater than 1660 cycles. मतलब अगर 1660 साइकिल से ज़्यादा हुआ, ध्यान से सुनना, तो क्लेम जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। अगर 1660 से कम ही रह गया, मान लो 1650 आ गया, तो फिर क्लेम जो है वो एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा। अदरवाइज द क्लेम विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड। फिर हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। लेट स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होना चाहिए, इज इक्वल टू 192 एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.03। फाइंड द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 11 के ए में हमारा एच नॉट क्या बना था, म्यू इज इक्वल टू 1600। क्लेम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, नहीं इस्टेब्लिश के लिए तो 1660 के ऊपर है, क्लेम है म्यू ग्रेटर देन 1600 और n इज इक्वल टू कितना है 50 है, सिग्मा इज इक्वल टू 192 है, अल्फा इज इक्वल टू 0.03 है। अब 0.03 के लिए अल्फा कैसे निकाला जाएगा? राइट टेल टेस्ट है, सारा का सारा अल्फा इधर होगा 0.03। ये क्या आ जाएगा, जेड चाहिए हमें, तो जेड आ जाएगा 1.88। आप निकालोगे ना तो ये पूरा एरिया हो जाएगा 0.97। देखोगे ये पूरा एरिया, तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी 1.88। मतलब फाई ऑफ जेड में ढूंढना है 0.97, तब जेड हमें मिल जाएगा 1.88। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टेस्ट क्राइटेरिया। मतलब किसके ऊपर जो है क्लेम इस्टेब्लिश्ड होगा और नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेम जो है इस्टेब्लिश्ड होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि 1660 के ऊपर जो है वो तो क्लेम हमारा इस्टेब्लिश्ड हो जा रहा है, लेकिन 1600 के बेसिस पे मिनिमम लिमिट कितना होना चाहिए जिसके ऊपर क्लेम को क्या हो जाना चाहिए,
स्टैब्लिश्ड हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? तो वो हम लोग अलग से निकाल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, देखो जरा। तो z मस्ट बी लेस देन 1.88 फॉर h नॉट रिजेक्टेड। z है मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एंड लेस देन 1.88। मीन कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। तो म्यू प्लस 1.88 सिग्मा बाई रूट एन। तो मीन इज लेस देन इक्वल टू म्यू आ गया 1600 प्लस 1.88, सिग्मा इज 192 बाई रूट 50। तो मीन इज लेस देन इक्वल टू 1651.05 आ गया। तो अगर मीन इसके नीचे रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तब तक ये एक्सेप्ट होता रहेगा। तो ये हमारा बाउंड्री वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री वैल्यू हो गया। समझ में आई बात? उन्होंने यही बोला है ना, फाइंड द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टेस्ट क्राइटेरिया, तो यही हमारा डिवाइडिंग लाइन है। 1651 के ऊपर जो है वो रिजेक्शन होगा और 1651 के नीचे क्या होगा, डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो 1660 किया हुआ है उसको हटा करके 1651 कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। आगे बात समझ में? अब इसी का बी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर फॉर द वैल्यूज ऑफ ट्रू पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू दिस 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 दिस। 5 केसेस है, 5 में अलग अलग करना पड़ेगा, काम तो बहुत छोटा है लेकिन 5 दे दिया इसलिए मार्क्स मिलेंगे। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ टेस्ट इन ईच केस, डू यू ऑब्जर्व अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्टरनेटिव मीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। देखते हैं। तो यहाँ देखो बी पार्ट में 11 के बी पार्ट में है बीटा इज इक्वल टू, बीटा आपको पता है बीटा में क्या होता है, एक्सेप्टिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, दैट इज बीटा। फॉल्स स्टेटमेंट यानी प्रोबेबिलिटी फॉर मीन लेस देन इक्वल टू 1651 कब, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1620। ध्यान से देखो, अभी एक केस का हम कर रहे हैं, बाकी के लिए आपको खुद करना है। ये देखो 1620 के लिए हम कर रहे हैं, सिमिलरली आपको इसके 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 4 के लिए और करना होगा। हम नहीं करेंगे बैठ करके, बाकी का चारों के लिए आप खुद कर लोगे। म्यू इज इक्वल टू 1620 होगा। ये देखो ये है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, ये है ना फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा बीटा टाइप 2 एरर। तो इसका जब जेड निकालेंगे, इसका जेड निकालेंगे तो जेड आ जाएगा 1651.05 माइनस 1620 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 192 बाई रूट 50, ये आ गया 1.143। अब बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पी फॉर जेड लेस देन 1.143, यानी कि 5 ऑफ 1.143। देखो मैंने 1620 के लिए निकाला, आपको बाकी के अदर 4 वैल्यूज के लिए आपको खुद से ये काम करना है। इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गया 0.8729। पावर कितना आ गया, पावर होता है 1 माइनस बीटा, यानी 1 माइनस 0.8729, ये आ जाएगा 0.1271। उसके बाद से अब आपको डू सिमिलरली बाकी वैल्यूज के लिए करना है, डू सिमिलरली। अच्छा म्यू नॉट मतलब फॉल्स वैल्यूज ना, म्यू नॉट जो नई वाली वैल्यू ले रहे हैं 1620, उसी को डू सिमिलरली फॉर म्यू नॉट इज इक्वल टू 1660, 1700, 1740, 1716 सबके लिए। और एक और चीज पूछा हुआ है इन्होंने, अभी क्वेश्चन खत्म ही हुआ। डू यू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल्टरनेटिव मीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो आप जब अलग अलग करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि बीटा डिक्रीज हो रहा है या बीटा इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनो, आपको करना क्या होगा, हमारी वैल्यू है 1600, क्या है हमारी वैल्यू 1600, इधर कर देते हैं 1600। पहले बार में लिया 1620, इतना दूर गए, फिर लिया 1660, फिर लिया 1700, फिर लिया 1740, फिर लिया 1760। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है आपको बताना होगा कि बीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस।
बीटा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो ये आपको निकाल करके ही पता लगेगा। निकाल करके आप बता दोगे कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारे एक्चुअल से, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती चली जा रही है, दिस इज आवर एक्चुअल वैल्यू, इन सब की दूरी जो बढ़ती चली जा रही है, तो बीटा का क्या नेचर हो रहा है, तो निकाल करके ही पता लगेगा। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये आप अपना करोगे, डू इट योर सेल्फ। 11 हो गया, 12। थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा बच्चे। इंसिडेंस ऑफ निमोनिया स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड दैट 35 of 80 randomly selected cases test positive for bacterial pneumonia। दो टाइप का निमोनिया है, एक है बैक्टीरियल निमोनिया, उसका दिया हुआ है 35 आउट ऑफ 80, एक है 60 आउट ऑफ 80 वायरल निमोनिया। इसको आप लोग लिख लो सबसे पहले, बैक्टीरियल निमोनिया एंड वायरल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया, ठीक है। इसका दे रखा है, पहला प्रोपोर्शन है 35/80 और इसका है 66/80। अच्छा, m कितना है, 80 है, और n कितना है, 80 है। ठीक है। Does it appear that the true proportion of bacterial pneumonia cases differs from that of the viral pneumonia? मतलब दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? कैरी आउट अ टेस्ट, मतलब टू टेल टेस्ट लगेगा, सीधी सी बात है। कैरी आउट अ टेस्ट हाइपोथेसिस यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.01 बाय ऑब्टेनिंग अ पी वैल्यू। पी वैल्यू निकाल करके करना है बच्चे, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एच नॉट बनेगा P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू 0, और एच ए बनेगा P1 माइनस पी टू इज नॉट इक्वल टू 0। एल्फा है 0.01। अब इधर एम पी वन निकालेंगे, एम पी वन निकालेंगे तो 80 इंटू 35/80, ये कितना आ गया, 35 विच इज ग्रेटर देन 10। वैसे ही एन पी टू भी निकालेंगे, एन पी टू, तो ये कितना आ जाएगा, एम पी वन के साथ एम क्यू वन भी निकालेंगे तो 80 इंटू 45/80, ये 45 आ गया विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। उसी तरीके से एन पी टू निकालेंगे, एन पी टू इज वो भी ग्रेटर देन 10, एन क्यू टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। सो जेड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये सब हम लोग क्लास में कर चुके हैं। जेड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, जेड इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2 अपॉन में रूट अंडर P हैट Q हैट 1/m प्लस 1/n। P हैट क्या है, x प्लस वाई बाई एम प्लस एन। कंबाइंड जो प्रोपोर्शन होता है ना वो निकालते हैं हम लोग, तो 35 प्लस 66 बाई, मतलब कंसिडरिंग ऑल ऑफ द सेम काइंड, उसका होता है पी हैट, तो ये आ गया 160 बाई 0.63125। अब यहाँ पर पी निकालेंगे, ये टू टेल्ड है तो टू टेल्ड में क्या हो जाता है, ये जेड है, ये माइनस जेड है। अगर 1 माइनस 5z कर दिए तो ये आ गया, इसी का डबल है ना, ये इधर भी है, दिस इज कॉल्ड 1 माइनस 5z, तो इसी को डबल कर देंगे, ये कहलाता है 5 ऑफ माइनस जेड। उस किसी एक को भी डबल कर दोगे तो बात बन जाएगी। तो जेड अभी नहीं निकाला हम लोगों ने, जेड को निकालना भी बाकी है। जेड इज इक्वल टू P1 था कितना, 35/80 माइनस 66/80, और नल वाली वैल्यू डालेंगे 0 बाई रूट अंडर, अभी जो निकाला है हमने कंबाइंड वाला 0.6325 इंटू 0.36875 इंटू 1/8e प्लस 1/80, ये पूरा सॉल्व वॉल्व करके आ जाएगा -52.9। आपका कुछ और आएगा तो बताना मुझे, मैंने तो इसको एक दो बार निकाला था, ऐसे ही आया था। अब हमारा अल्फा कितना आया, तो p वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू 1 माइनस 5z, 2 इंटू 1 माइनस 5z, तो 2
1 माइनस 5 ऑफ -52.9। इसको आप टेबल से देखोगे वैल्यू तो कितना आएगा, 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू निकाल करके, अच्छा ये नेगेटिव आया है ना जेड की वैल्यू, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू आया है। ठीक है, ये वाला वैल्यू आया है। तो आपको क्या करना है, 2 इंटू सीधा 5z कर देना है, 1 में से नहीं माइनस करना है। 2 इंटू सीधा 5z कर देना है, नेगेटिव आ गया तो 2 इंटू 5 ऑफ -52.9। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद से अगर p लेस देन इक्वल टू अल्फा हुआ तो हम रिजेक्ट करेंगे किसको, एच नॉट को। अल्फा तो हमें पता है ना बच्चे, अल्फा गिवन है, अल्फा कितना है 0.01। अब सारा कुछ इस p वैल्यू पर डिपेंड करता है, अभी मेरे पास टेबल है नहीं तो -52.9 का, खैर इतनी बड़ी वैल्यू का तो होगा ही नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू का तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग तक ही जाता है जेड। इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट है वैल्यूज में। ठीक है, वैल्यूज में कुछ ना कुछ कहीं पे मिसप्रिंट है, नहीं तो ऐसी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती है, अंडर 4 ही आती है 3 पॉइंट समथिंग तक का। तो मैंने तो आपको बता दिया कि कुछ वैल्यूज इन लोगों ने गलत ले लिया होगा, हो सकता है इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। It is observed that municipal sewer pipeline networks across the country is deteriorating. One technology is proposed for pipeline rehabilitation to a tougher and flexible liner through use of chemical in the existing pipe. The following data on tensile strength or linear specimen, both when a certain chemical was used and when this chemical was not used, यानी दो केस है जब केमिकल यूज किया गया और जब केमिकल नहीं यूज किया गया, नो केमिकल और केमिकल इज यूज्ड। दोनों का सैंपल साइज दिया हुआ है, दोनों का एवरेज दिया हुआ है, दोनों का सैंपल मीन भी दिया हुआ है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। डज द डेटा सजेस्ट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द केमिकल यूज्ड सैंपल, केमिकल यूज्ड सेकेंड वाला है, यानी S2 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नो केमिकल, मतलब S2 इज लेस देन S1, ये हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसका H नॉट डिसाइड कर लें, सिग्मा 2 इज स्क्वायर ले ले इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर, आसान होगा फिर। और सेकेंड वाला जो है वो छोटा या बड़ा, छोटा होगा ना फर्स्ट वाले से, अभी तो हम लोगों ने लर्न किया था सेकेंड वाला फर्स्ट से क्या छोटा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब ध्यान से देखो, मीन दिया हुआ है 2902.8, S1 दिया हुआ है 277.3, M इज 10, तो न्यू वन कितना आ गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। उसी तरीके से y बार निकालेंगे, y बार आ गया 3108.1, S2 आ गया 205.9, n इज इक्वल टू 8, न्यू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब f निकालेंगे, f निकालेंगे तो S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर इज 277.3 बाई S2 स्क्वायर इज 205.9। ये S1 S2 है या उनका स्क्वायर है, देखना जरा, S1 और S2 तो उनके स्क्वायर का रेशियो लिया गया है ना, एक मिनट, तो जब स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो दिस इज 1.81379। अब हमें अल्फा गिवन है बच्चे 0.01, न्यू वन इज गिवन टू बी, न्यू वन कितना है 9 और न्यू टू कितना है 7। अच्छा सिग्मा 2 और सिग्मा 1 का देखना था ना, सिग्मा 2 सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 का न्यू 1 न्यू 2 लेंगे, सिग्मा 2 का सब कुछ पहले आएगा। ठीक है, तो इस बार सिग्मा 2 का आ जाएगा 1,
और यहाँ पर क्या है? पहला है 9। लेकिन जब हम टेबल में देखेंगे, ध्यान से सुनो, तो न्यूमरेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ना, सिग्मा 2 स्क्वायर बाई जो भी है n2 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होगा, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होगा। तो जब हम टेबल में देखेंगे तो उस टाइम में न्यू 1 जो है वो 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे f की वैल्यूज़। सपोज करो f हमारा आ रहा है 6.72, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आ गया 6.72, उससे काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है 1.81। सो H0 इज नॉट रिजेक्टेड। समझ में आई बात? सो H0 इज नॉट रिजेक्टेड। या एक काम कर लिया करो, आप ये भी कर सकते थे ना कि इसको उल्टा कर देते, सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। उससे क्या हो जाता, सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट फिर एक्चुअल में रहता। समझ में आ रही है बात? ये सब फिर ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब हमेशा हम लोग फर्स्ट वाले को पहले रखेंगे, सेकंड वाले को बाद में रखेंगे। अब सही हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब भी बिल्कुल सही सही चलेगा, 9 और 7। तो अब इसका रिजेक्शन रीजन राइट का हो गया। क्या हो गया? राइट टेल टेस्ट लगाएंगे, राइट टेल्ड टेस्ट लगाएंगे, तो रिजेक्शन रीजन इसका राइट का हो गया। तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये था हमारा स्टैट्स का पेपर 2024 का। मैंने जो फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में जो कुछ बातें आपको बताई थी फॉलो करने के लिए एग्ज़ाम देते वक्त, उनको ज़रूर ध्यान देना। और एक और जो अभी मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग एक और सजेशन आपको देना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चन में ना ए और बी पार्ट जो होते हैं वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। मतलब बी पार्ट में लिखा होता है कि विथ द रिजल्ट वी फाउंड इन ए इफ वी डू दिस 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 दिया होता है, मतलब ए से ही कनेक्टेड होता है बी। तो जब आपको ए ही नहीं आता है तो आप बी नहीं कर पाओगे, तो वो पूरा क्वेश्चन ही आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जब आपको ऑप्शन चूज करने की बारी आएगी तो आप ध्यान से देखना कि ए और बी दोनों आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, और ए नहीं आएगा तो आप बी भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से वैसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसमें ए और बी डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। तो जैसा भी होगा अब आप अपना पॉलिसी उसी तरीके से बनाना कि एग्ज़ाम में क्या करना है। तो सेमेस्टर 2 में तो आपका स्टैट्स बच्चे कंप्लीट हो जाएगा। सेमेस्टर 3 में फिर आपका MME 3 आएगा और सेमेस्टर 4 में आपका आएगा इकोट्रिक्स। तो MME 3 में बच्चे हम लोग मिलेंगे, फिर उसमें करेंगे हम लोग 18, 19, 20, 21 और फिर उधर से चैप्टर 10 करेंगे इंटीग्रेशन वाला। और सुनने में आपको लग रहा होगा कि बस 5 चैप्टर हैं, लेकिन सारे सेक्शन दे दिया, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो काफ़ी लेंदी लेंदी है। तो MME 2 पढ़ के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि 5 चैप्टर का भी मतलब क्या होता है। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे बच्चे हम लोग MME 3 के साथ। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि जल्दी जल्दी में कॉन्सेप्ट कर जाओ, उसके बाद से 2-3 पेपर देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर मत देखना, ऐसे वाले फुल पेपर देख लेना, क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास। हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, उतना आप देख नहीं पाओगे। और जब आप कॉन्सेप्ट कर लोगे और 2-3 पेपर देख लोगे फुल पेपर, उसके बाद से आप फिर हर चैप्टर वाइज PP भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर। असाइनमेंट तो अब करने का समय नहीं है। असाइनमेंट तो उन बच्चों ने किया होगा जो स्टार्टिंग से लिए होंगे, जो सीरियस होंगे, उन लोगों ने किया होगा। लास्ट में असाइनमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।